हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज ये हेलो एल्केन हेलो अरीन्स की थर्ड वीडियो है जो मैं बना रही हूँ। तो अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में क्या करा था, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन कर चुके हैं। सेकंड वीडियो में प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स और कुछ उससे रिलेटेड रीजनिंग क्वेश्चंस हमने करे थे, ठीक है। और आज हम करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स। तो ये जो टॉपिक है इसमें कुछ जो रीजनिंग क्वेश्चंस करे थे उसके साथ ही इस टॉपिक में भी बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन ऐड होने वाले हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से रीजनिंग क्वेश्चंस करे हैं लास्ट वीडियो में। मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मोस्टली आपके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड आते हैं। इसमें भी हमने करे हैं, प्रिपरेशंस में भी आते हैं, बट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड काफ़ी रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो वो जिसकी भी आप फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ करें उसके रीजनिंग क्वेश्चंस ज़रूर साथ में करना, ठीक है। तो जितने मैं करा रही हूँ अपने नोट्स में, जितने मैंने मेंशन करे वो तो मैं करा ही रही हूँ, और इन बिटवीन जो जो मुझे लगेगा इम्पॉर्टेंट है मैं शेयर करती रहूँगी आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो रीजनिंग क्वेश्चन लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे वो हैं आपके वाई ओनली इन प्रेजेंस ऑफ HiO3 एंड HNO3 आयोडीनेशन अकर, ठीक है। वाई फ्लोरिनेशन ऑफ एल्कीन इज़ नॉट कॉमन, and why for diodization ice cool solution is required. Then why haloalkane forms cyanide with KCN but isocyanide with AgCN, and reaction for conversion of alkyl alcohol to alkyl halide not applicable for preparation of aryl halide, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हमने करे थे। इसमें एक क्वेश्चन आपका रह गया था जो मैं इस वीडियो में आपको समझा रही हूँ। वाई कैटलिस्ट ZnCl2 रिक्वायर टू रिएक्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल विद HX बट नॉट फॉर टर्शरी अल्कोहल। देखो, ये सारे रीजनिंग क्वेश्चंस अगर आपके मिस हो गए हैं तो आप मेरी लास्ट वीडियो में जो मैंने सेकेंड वीडियो पार्ट 2 करा है उसमें ये सारे आपको मिल जाएंगे, तो वो आप वहाँ से कर लीजिए। और यहाँ पे ये जो प्रिपरेशन है आपकी, जिसमें आप प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाते हैं, वहाँ पे आप देखोगे कि ZnCl2 एज अ कैटलिस्ट हमने यूज़ करा है, ठीक है, पर टर्शरी के लिए नहीं करा। तो ये रीजनिंग क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो आप लोगों ने 11th में आई होप सबने ही बच्चों ने पढ़ा होगा कि कार्बोकैटाइन करके एक टर्म होती है, एंड उसका जो कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है कि जो भी आपका ऐसे यहाँ पे आप कहते हो कि ये हमारे पास एक मीथेन ग्रुप है ना, ये सारा मीथेन है। तो अब मीथेन पे अगर आप इस मीथेन पे क्या करते हो कि एक मिथाइल मतलब 3 हाइड्रोजन हटाए और तीनों हाइड्रोजन हटाकर आपने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं और एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, तो आपके पास प्लस आ जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्शरी कार्बोकैटाइन, ठीक है। दिस इज़ 3 डिग्री कार्बोकैटाइन, ये होता है 2 डिग्री, ठीक है, सेकेंडरी, और ये होता है प्राइमरी, ठीक। मतलब जिस भी कार्बन एटम पे आपके 3 अल्काइल ग्रुप होते हैं, ठीक है, और एक हाइड्रोजन आप रिमूव कर देते हो तो वो 3 डिग्री होता है। इस पे 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं, एक हाइड्रोजन होता है, तो उस कार्बन C+ को हम सेकेंड डिग्री बोलते हैं। और जिस पे एक मिथाइल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, उसको हम 1 डिग्री कार्बोकैटाइन बोलते हैं। और ये जो मिथाइल ग्रुप होता है, दिस इज़ लाइक कि ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स को देता है, ठीक है, विड्रॉ नहीं कर रहा, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो ये क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। और प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये क्या करेगा, यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप होते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं या उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये 3 आपके मिथाइल ग्रुप यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 करते हैं और यहाँ पे सिंगल 1 करता है। तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होता है कंपैरेटिवली सेकेंडरी के, और सबसे लीस्ट स्टेबल होता है प्राइमरी। तो जब आप इन दोनों को अल्कोहल, इन दोनों अल्कोहल मतलब मान लो मेरे पास यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप लग रहा है OH, और मैंने इसको रिमूव करा तो हमारे पास यहाँ आ गया C+। होता क्या है कि जैसे ये प्राइमरी आपका ले लेते हैं अल्कोहल, तो जब भी आप इसको HX से रिएक्ट करोगे
तो ये बॉन्ड स्प्लिट होगा, यहाँ से ये बॉन्ड स्प्लिट होगा, तो पहले इसमें कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो कार्बोकैटाइन जैसे फॉर्म होगा तो यहाँ पे CH3 और ये प्लस आ जाएगा और ये OH नेगेटिव आपका अलग हो जाएगा। यहीं पे सेम इसी तरह यहाँ पे भी होता है कि यहाँ पे H प्लस और X नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, थोड़ा कम रिएक्टिव हो गया, कि लीस्ट स्टेबल हो गया, रिएक्टिव नहीं लीस्ट स्टेबल हो गया। तो जब लीस्ट स्टेबल हो गया तो ये जल्दी से क्या करेगा कि ये अपना OH के साथ वापस कंबाइन हो सकता है अगर आपका यहाँ से X नेगेटिव जाकर इस पर अटैक नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए इसमें ZnCl2 कैटलिस्ट डाला जाता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे सपोर्ट करता है इस रिएक्शन को और X को थोड़ा सा इंटरमीडिएटरी थोड़ा सा टाइम देता है जिससे वो इस कार्बोकैटाइन के साथ जाकर कंबाइन हो जाए और ये OH इस H के साथ कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ कर देता है। तो ये रिएक्शन आपका हो जाएगा इस तरह से H और यहाँ CH3 और ये बन जाएगा X। तो यहाँ पे ये हैलाइड ग्रुप हो गया, मतलब ये Cl भी हो सकता है आपका, Br भी हो सकता है और H2O मॉलिक्यूल निकल गया, ठीक है। यही रिएक्शन में आपने ZnCl2 डाला, पर वहीं पे अगर यहाँ पे हमारे पास होता टर्शरी कार्बोकैटाइन तो इट्स वेरी स्टेबल, मतलब यहाँ पे जैसे ही आप इस बॉन्ड को स्प्लिट करते हैं OH वाले, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो ये अपने आप में इतना सेटिस्फाइड है कि इसको ज़रूरत नहीं है, तो जा रहा है तो जा, मतलब कि इसको लगता है कि OH ग्रुप जा रहा है तो ओके फाइन, ठीक है। अब इसमें जैसे ही ये स्प्लिट होगा तो इसको ईज़िली यहाँ पे आकर इसके साथ कंबाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी विदाउट एनी कैटलिस्ट। तो यहाँ पे देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी कैटलिस्ट, ये डायरेक्टली रिएक्ट कर सकता है, देयर इज़ नो नीड ऑफ कैटलिस्ट बिकॉज यहाँ पे ये काफ़ी स्टेबल कार्बोकैटाइन आपका होता है, ठीक है। तो ये आपका रीज़न है कि ZnCl2 प्राइमरी सेकेंडरी में यूज़ करा जाता है। और यहाँ पे देखो मैंने लैंग्वेज जो दे रखी है उसको प्रॉपर याद कर लेना। तो यहाँ पे है कि बिकॉज टर्शरी कार्बोकैटाइन इज स्टेबल एंड हैंस कैन बी कंडक्टेड बाय सिंपल शेकिंग विथ कंसनट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर। क्लियर, HCl HBr से रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जाता है। नेक्स्ट अब आपका टॉपिक आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड हेलो अरीन्स या हेलो एल्केन। तो यहाँ पे देखो आपका पहला फिजिकल प्रॉपर्टी है कलर। तो कलर जो होता है वो आपका जितने भी आप देखोगे प्योर ब्रोमाइड, मतलब वैसे तो हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड कलरलेस होते हैं, ठीक है, जब वो प्योर हैं, प्योर ब्रोमाइड आयोडाइड, ठीक है। पर ये आपका कलर डेवलप कर लेते हैं जैसे ही वो लाइट में एक्सपोज्ड होते हैं, सिर्फ ब्रोमाइड और आयोडाइड। वहीं पे स्मेल जो होती है, वॉलेटाइल हैलोजेंस कंपाउंड है स्वीट स्मेल, तो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं ये। स्टेट अगर आप देखोगे तो जितने भी लोअर हेलो एल्केन हैं, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोमीथेन या C2H5Cl, तो ये लोअर कहलाते हैं, जिसमें मिथाइल ग्रुप मतलब कार्बन नंबर 1 या 2 होता है, तो वो सारे गैसियस स्टेट में मिलेंगे रूम टेम्परेचर पे। पर जैसे जैसे हायर मेंबर मतलब मॉलिक्यूलर मास या कार्बन नंबर इंक्रीज़ होगा तो वो लिक्विड या सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। तो ये सब में ही आपको देखने को मिलेगी ये वाली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, नेक्स्ट ये हो गई कलर, स्मेल, स्टेट, फिर आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके ऊपर आते हैं रीजनिंग क्वेश्चंस। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आपका वो किस पे डिपेंड करता है कि पोलैरिटी क्या है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जितने भी एल्काइल हैलाइड होते हैं दे आर पोलर, पोलर बाय नेचर। पोलर तो हमने देख ही लिया ना कि जब वो इस तरह से ब्रेक होता है उनका बॉन्ड, जैसे यहाँ पे CH3Cl है, तो यहाँ पे आप ये कहते हो ना कि भाई ये कंबाइन तो कोवलेंट बॉन्डिंग से कर रहे हैं, बट यहाँ पे स्लाइटली ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे स्लाइट नेगेटिव होता है, यहाँ स्लाइट पॉजिटिव होता है, तो दिस इज़ पोलर नेचर। तो ये पोलर नेचर के होते हैं, ठीक है। और इनमें वेंडरवाल फोर्सेस भी, मतलब अट्रैक्शन फोर्सेस, जो वेंडरवाल फोर्स होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर मास, तो वो भी देखने को मिलता है क्योंकि हैलाइड जो होते हैं वो हैवियर होते हैं सिंपल मिथाइल ग्रुप से। तो आप ये कह सकते हो कि अगर कोई हमसे पूछे कि हेलो एल्केन और आपके सिर्फ एल्केन, इन दोनों में से किसकी पोलैरिटी ज़्यादा है, तो हेलो एल्केन की ज़्यादा है।
ठीक है। एल्केन की कम होती है बिकॉज यहाँ पे हैलाइड ग्रुप नहीं है, तो पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखने को मिलती। वैन डर वाल्स फोर्स किसका ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली हेलो एल्केन का ज़्यादा है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास कंपैरेटिवली हेलो एल्केन से कम होता है। मतलब यहाँ पे अगर मैं CH3Cl ले लूँ, यहाँ पे CH4, तो हमें दिख रहा है ना कि ये पोलर होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसी पे हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी आपका समहाउ डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है कि इसमें पोलैरिटी और वैन डर वाल्स फोर्सेस जितना ज़्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्गर हो जाता है ना, हेलोजन डेरिवेटिव उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। तो आप ये कहते हो कि ये जो हेलो एल्केन है इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एल्केन के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इज़ ग्रेटर या बॉइलिंग पॉइंट इज़ ग्रेटर कंपैरेटिव टू एल्केन। ठीक है, अब इसमें अब आपका आ जाता है कि चलो ठीक है, हमने ये मान लिया एल्केन से कंपैरिजन हो गया, पर हेलो एल्केन में भी तो आपका एल्काइल ग्रुप इंक्रीज हो सकता है, आपका हेलोजन ग्रुप चेंज हो सकता है, तब आप कैसे देखोगे। तो वहाँ पे हम पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं RI, RBr, RCl और RF। ठीक है, मतलब हमने क्या करा, एल्काइल ग्रुप तो सेम रखा, कार्बन नंबर सेम रखे, पर हमने हेलोजन ग्रुप को चेंज कर दिया। तो इसको याद रखो कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है हेलोजन में, किसका ज़्यादा है, I का, हमें सबको पता है। तो I का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, इसलिए उसमें वैन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा होगा, और वैन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा होगा, साइज़ बढ़ गया है, तो इसलिए क्या हुआ, हमारा बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे आप इस सीक्वेंस में जाओगे तो ये डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। सेम ऐसी अगर नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे तो नेक्स्ट हमने क्या करा, सेम हेलोजन ग्रुप रख लिया, यहाँ पे हेलोजन ग्रुप चेंज कराते हैं, हेलोजन ग्रुप सेम रखा, तो आपने हेलोजन ग्रुप सेम रखने के साथ कार्बन नंबर को इंक्रीज़ कर दिया। तो जैसे जैसे आप कार्बन नंबर इंक्रीज़ करोगे स्ट्रेट चेन के अंदर, तो मास, मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया, अगेन वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज़ हो गई, एल्काइल ग्रुप इंक्रीज़ हो गया, तो आपका क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट अगेन यहाँ पे अगर हम सीक्वेंस देखें तो ज़्यादा किसका होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, वैन डर वाल्स फोर्स उसमें ज़्यादा लग रही है, तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट आपका यहाँ पे इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बट अगर हम वहीं पे क्या करते हैं, हम हेलोजन ग्रुप भी सेम रख रहे हैं, बट हम ये कह रहे हैं कि हम का जो एल्काइल ग्रुप है वो भी सेम रखेंगे, बट उसमें ब्रांचिंग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये स्ट्रेट ब्रांच में है 4 कार्बन, इसमें क्या हो गया कि आपका ये ब्रांचिंग करी, इसमें कैसे ब्रांचिंग करी कि इसमें ये जो आपका कार्बन है इसके साथ Cl अटैच है, पर इसके जो सेकंड पोजीशन पे कार्बन है इसके साथ CH3 है। ठीक है, यहाँ पे क्या करा, जिस कार्बन से CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है उसी से क्लोरीन डाल दिया, और जहाँ पे टर्शरी कार्बोकैटाइन ले लिया, ये क्या है, ये आपका टर्शरी है कार्बोकैटाइन और उसके साथ Cl अटैच्ड है। ये आपका क्या है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये CH, CH2, CH3 और ये दिख रहा है, तो ये भी और ये भी दोनों का ऑलमोस्ट सेम नेचर हो सकता था, बट यहाँ पे Cl इससे अटैच्ड है, तो हम इसको कहेंगे कि इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसलिए ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। ठीक है, तो आप इस तरह से सॉरी, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। ठीक है, इस पर 1 हाइड्रोजन है तो ये सेकेंडरी, इस पर 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी। तो हमने ये क्या करा है कि ब्रांचिंग करी, और हमने कहा स्ट्रेट चेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्रांचिंग से सरफेस एरिया कम हो जाता है, और सरफेस एरिया कम होता है तब भी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाता है। तो बिकॉज विद ब्रांचिंग सरफेस एरिया ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीजेज एंड हैंस वैन डर वाल्स फोर्स डिक्रीजेज, वैन डर वाल्स फोर्स भी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके 3 रीजनिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट है, फॉर सेम एल्काइल ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज एज नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेज। अब हमने क्या करा, हमने एल्काइल ग्रुप जो है वो तो सेम, मतलब कार्बन नंबर सेम रखे, पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे 1 क्लोरीन लगाया, यहाँ पे 2 क्लोरीन आ गया, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, यहाँ पे CHCl3 बन गया, और यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है CCl4। तो सोचो क्लोरीन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो आपका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन का मास कम होता है, क्लोरीन का ज़्यादा होता है। तो इससे क्या हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट अगेन आपका इन दिस डायरेक्शन इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, बिकॉज आपका वैन डर वाल्स फोर्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्लियर, ठीक है। फॉर हेलो एरीन्स दे फॉलो द सेम पैटर्न। अब आता है कि हेलो एल्केन में तो हमने पैटर्न देख लिया कि जब आपने एल्काइल हैलाइड को सेम रखा, एक बार आपने कार्बन चेन सेम रखी,
एक बार आपने उसको ब्रांचिंग कर दिया और एक बार आपने क्लोरीन नंबर इंक्रीज़ कर दिया हाइड्रोजन नंबर कम करके। अब आता है कि हेलोरिन्स के साथ क्या होता है, तो हेलोरिन्स का भी सेम पैटर्न होता है, सेम उसी तरह चलता है। बस यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे बेंजीन रिंग, क्योंकि हेलो है ना, तो बेंजीन रिंग के साथ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन होगा, तो आयोडीन की इंक्रीज़ होगा, है ना, वैन डर वाल फोर्स ज़्यादा होगा। तो ऑर्डर बिल्कुल सेम उसी पैटर्न में चल रहा है। नेक्स्ट आता है कि आपने एरोमेटिक ही लिया है, पर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप के साथ आपने Cl अटैच कर दिया है इथाइल ग्रुप के साथ, तो मॉलिक्यूलर मास अगेन कार्बन नंबर पे डिपेंड करता है, तो ये ज़्यादा है तो इधर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, फिर आता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाई हेलोजन बेंजीन आर सेम बट देयर मेल्टिंग पॉइंट आर क्वाइट डिफरेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सीक्वेंस बहुत अच्छे से याद करके जाना। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो आइसोमेरिक डाई हेलोजन, पहले आइसोमेरिक डाई हेलोजन समझ लेते हैं। तो आइसोमेरिक डाई हेलोजन का मतलब होता है कि बेंजीन के ऊपर आपने ये एक क्लोरीन लगाया, साथ में एक और क्लोरीन, डाई बोला है ना, डाई हेलोजन, तो आपने एक और क्लोरीन लगा दिया। तो जब ऑलरेडी ये क्लोरीन लग रहा था तो इसके कंसिडरेशन में ये पोजीशन ऑर्थो होगी, ये मेटा होगी और ये पैरा होगी। सेम ऐसी ये मेटा और ये ऑर्थो पोजीशन होती है। तो अगर ऑर्थो पे लगा है तो ये ऑर्थो कहलाएगा पोजीशन, और ऑर्थो के साथ हम इसको बोल देंगे ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे अगर आप लोगे तो यहाँ पे क्लोरीन लग रहा है, अगर आप इस पोजीशन पे लगाते हो तो मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। फिर अगर आपने कहा कि नहीं हम पैरा पे पोजीशन पे क्लोरीन लगाते हैं तो ये कहलाएगा पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। तो उसमें इन्होंने बोला है कि ये ज़्यादा सिमेट्रिक हो जाता है, सिमेट्रिक हो गया, तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको सीक्वेंस, कि जो भी आपका पैरा सिमेट्रिक नेचर की वजह से मेल्टिंग पॉइंट तो यहाँ पे इंक्रीज़ होता हुआ सेम उसी ऑर्डर में दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, ये हो गया, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही बढ़ गया, क्योंकि जितना सिमेट्रिक उतना ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कंडीशन मेटा वाली की होती है। ठीक है, ये सारे रीजनिंग क्वेश्चंस आपके 11th पे बेस्ड हैं, उसकी जो आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स और कार्बोकैटाइन स्ट्रक्चर्स करते हो ना, तो उस पर डिपेंड होती है। तो उसको एक बार पढ़ लेना 11th के कॉन्सेप्ट को, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस यहाँ पे ध्यान रखो कि ये मेटा पोजीशन का है। ठीक है, मेटा ये क्या है आपका ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और ये है पैरा डाइक्लोरो। तो पैरा का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, देन ऑर्थो, देन मेटा। वहीं पे बॉइलिंग पॉइंट पे जाओगे तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे ये क्या होता है आपका, पहले ऑर्थो, मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो मेटा का सबसे कम है वो हमें समझ में आ रहा है, पर ये पैरा बीच में आ जाता है इसमें, और ये ऑर्थो जो है वो पहले चला जाता है। अब इसका ये जो ऑर्डर है इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, जैसे इस तरह से याद कर सकते हो OPM। ठीक है, OPM करके याद रख लो इसको, MOP याद कर लो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, पर ये लिखने के लिए आ जाता है या अरेंज करने के लिए आ जाता है। नेक्स्ट है डेंसिटी। तो अब डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो हमें मॉलिकुलर मास जिसका ज़्यादा होगा उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है। पर अगर दोनों चीज़ वेरी कर रही हैं तो फिर दोनों चीज़ को देखकर डेंसिटी देनी है। तो आप ये देखो कि जब RI RBr और RCl है तो RI की डेंसिटी ज़्यादा हो गई बिकॉज मॉलिकुलर मास ज़्यादा है ना। तो ये आपका हो गया। तो एल्काइल फ्लोराइड एंड क्लोराइड आर लाइटर देन वाटर। अच्छा हाँ, ये भी आपका एक रीजनिंग क्वेश्चन है कि अगर वाटर से कंपेयर करोगे तो एल्काइल फ्लोराइड मतलब जैसे मिथाइल फ्लोराइड मिथाइल क्लोराइड ये लाइटर होते हैं वाटर के कंपैरिजन में। ठीक है, वहीं पे एल्काइल ब्रोमाइड आयोडाइड एंड पॉलीहेलाइड हैवियर होते हैं वाटर से। ठीक है, ब्रोमाइड्स आयोडाइड या पॉलीहेलाइड मतलब और डाई हेलोजन, जैसे 2 हेलोजन है 3 हेलोजन है तो पॉलीहेलाइड, तो वो हैवियर कहलाते हैं वाटर से। तो ये आपको याद करना है। ठीक, फिर ये ऑर्डर आप को मैंने बताया क्यों, क्योंकि इसका मॉलिकुलर मास ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर आपने कहा कि आपने सेम हेलाइड ग्रुप लिया है फिर क्या होगा, तो आपने मिथाइल ग्रुप भी तो मतलब कार्बन नंबर इंक्रीज़ कर दिया ना, तो कार्बन नंबर इंक्रीज़ करोगे तो अगेन आपका क्या होगा कि मॉलिकुलर मास बढ़ जाना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हम दोनों चीज़ देखते हैं, वॉल्यूम, तो ये इसकी वॉल्यूम भी तो बढ़ गई, तो इसका मतलब कि मास अपॉन वॉल्यूम करेंगे तो इसका सबसे कम हो जाएगा डेंसिटी और इसका
सबसे ज़्यादा होगा। तो डेंसिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन एल्काइल ग्रुप। नेक्स्ट है फॉर सेम एल्काइल ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ हैलोजन। अगर आप नंबर ऑफ हैलोजन्स बढ़ाओगे तो यहाँ पे अगेन मॉलिकुलर मास बढ़ जाएगा, पर वॉल्यूम में उतना चेंज नहीं दिखेगा क्योंकि हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन लगाया है, तो ज़्यादा चेंज नहीं दिखेगा, इसलिए इसमें ऑर्डर वही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। तो हेलो एल्केन हेलोरिन्स आर पोलर येट स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कांट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन साथ में आते हैं। तो क्लोरीन या हेलोजन जो भी हैं वो हाइड्रोजन वाटर के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है, वर्चुअल बॉन्डिंग, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो हमने कहा कि हेलो एल्केन हेलो एरीन्स पोलर हैं पर स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। क्यों होते हैं? क्योंकि मतलब कमी क्यों होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वाटर के साथ। ठीक है, पर इनके साथ क्या होता है, जो हेलो कंपाउंड है वो क्या करेंगे, न्यू बॉन्ड्स भी फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, मतलब विद वाटर टू लिबरेट लेस एनर्जी बिकॉज दीज आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन रहा है वाटर के साथ। ठीक है, अल्कोहल के साथ, एसिड के साथ, सबके साथ बनता है, पर जो हेलो कंपाउंड्स होते हैं वो अपने आप में भी कुछ न्यू बॉन्ड बनाते हैं। तो वो अपने आप में भी कुछ न्यू बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप वो जो न्यू बॉन्ड बनते हैं वाटर के साथ तो वो एनर्जी लिबरेट करते हैं। ठीक है, और वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ होते हैं। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में कुछ आता है तो आप ये लैंग्वेज लिख कर आ सकते हो। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेबिलिटी। तो ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड आर लेस इन्फ्लेमेबल, ठीक है, देन करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। अब हेलोजन कंपाउंड लेस इन्फ्लेमेबल होते हैं, मतलब उसमें जो आग है या फिर वो कहते हैं ना, तो वो नहीं इतनी जल्दी लगती है, बहुत जल्दी वो आग नहीं पकड़ते। ठीक है, देन करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। द इन्फ्लेमेबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हेलोजन कंटेंट। मतलब कि हेलोजन नंबर अगर आप इंक्रीज करते हो तो इन्फ्लेमेबिलिटी और डिक्रीज हो जाती है। ऑर्गेनिक हेलाइड्स आर गुड सॉल्वेंट फॉर फैट एंड ऑयल एंड डू नॉट कैच फायर। तो वो हमने पढ़ा ही है कि इन्फ्लेमेबल नहीं, लेस होते हैं तो जल्दी से फायर कैच नहीं करते, फैट्स और ऑयल को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें CCl4 इज़ यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर अंडर द नेम पायरिन। पर CCl4 जो होता है उन्होंने ये, क्योंकि इन्फ्लेमेबिलिटी हमने कहा डिक्रीज़ हो रही है हेलोजन कंटेंट के साथ, बट स्टिल CCl4 एक ऐसा हेलाइड है जो कि पायरिन के नाम से फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो मैंने रीजनिंग क्वेश्चंस कराए हैं आपके रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स, फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से कर लेना। और नोट्स जो हैं मेरे अच्छे से पढ़ लेना। इसकी PDF मैं अभी कुछ दिन में अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी इसका PDF बनाकर, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी कुछ मेरे वहाँ पे ऑलरेडी वीडियोस हैं, जिसको चाहिए तो वहाँ से PDF डाउनलोड करें और अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो टिल देन स्टे हेल्दी, अच्छे से पढ़ें, और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, औरों को भी शेयर करें जिससे और बच्चों का भी बेनिफिट हो। ठीक है, और मुझे भी मोटिवेशन मिले जिससे मैं और अच्छी वीडियोस आप लोग के लिए बनाऊं। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।